So this is the part 2 of anesthetic pharmacology. If you like this video, please subscribe the channel, like the video, share it with your friends. Our today's topic is inhalation anesthetics. So let's begin. Hello guys, so in the last video हमने बात की थी एनेस्थेटिक्स की, इंट्रोडक्शन की और स्टेजेस वगैरह हमने देखे थे, रिकवरी तक स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया हमने देख लिया था। अब हम आते हैं इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स की तरफ। ओके, तो मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ लिपिन कॉर्ट से। बहुत से बच्चे जो है वो कैटजंग वगैरह भी यूज़ करते हैं। आप कोई भी बुक यूज़ करें, असल कॉन्सेप्ट जो होता है वो सब बुकों में सेम होता है। सो लेट्स स्टार्ट द इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। So first line is inhaled gases are used primarily for the maintenance of anesthesia after administration of an IV drug. मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया क्या होता है? हम ये स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया में पढ़ चुके हैं कि एनेस्थीसिया जो है वो मेंटेन रहता है जिस स्टेज तक, उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, यानी एनेस्थीसिया का इफेक्ट उस वक्त तक पेशेंट पर होगा। ठीक है, इनहेलेशन का मतलब क्या हो रहा है कि पेशेंट जो है वो एनेस्थेटिक गैसेस को इनहेल कर रहा है। Now in the second line, depth of anesthesia can be rapidly altered by changing the inhaled gas concentration. ठीक है, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया यानी कि एनेस्थीसिया कितना रखना है, ज़्यादा रखना है या कम रखना है, ये हम चेंज कर सकते हैं इनहेलेशन गैस की कंसंट्रेशन को देखकर। So inhalation have steep dose response curves. Steep dose response curve का मतलब क्या है हमारे पास? ये कर्व आप देख सकते हैं साइड पे। इसका मतलब ये है कि अगर हम ड्रग का डोज जो है वो अगर हम थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बुक में हमारे यही लिखा हुआ है कि हैव स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व्स विद नैरो थेरेपेटिक इंडिसेस। थेरेपेटिक इंडिसेस क्या होता है? नैरो मतलब, इसका मतलब ये होता है कि कौन सी ड्रग जो है वो कितना इफेक्ट कर रही है। ठीक है, स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व का मतलब क्या होगा कि हम थोड़ा से ड्रग का डोज बढ़ाएंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो थेरेपेटिक इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा पेशेंट में। ठीक है, अब हम आते हैं बुक की तरफ। सो द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन फ्रॉम इलिसिटिंग जनरल एनेस्थीसिया टू कार्डियो पल्मोनरी कोलैप्स इज स्मॉल। इस लाइन में है ये बात बताई गई है कि जो हम ड्रग का जो कंसंट्रेशन दे रहे हैं, यानी जो जितना भी हम ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को एज अ इनहेलेशन एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया काउज करने के लिए, तो हम जो है वो ड्रग को जो है वो डोज़ वगैरह बहुत देख कर देते हैं कि अगर हम ज़रा सा भी हमने ज़्यादा दिया तो उस पे क्या हो सकता है, हमारे पास कार्डियोपल्मोनरी कोलैप्स भी हो सकता है। ठीक है, तो वो ड्रग डोज़ जो जनरल एनेस्थीसिया काउज़ कर रही है और वो ड्रग डोज़ जो कार्डियोपल्मोनरी कोलैप्स काउज़ करेगी, इनमें डिफरेंस बहुत कम होता है। यानी कि हम अगर उस एनेस्थीसिया को थोड़ा-सा भी बढ़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्डियोपल्मोनरी कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है वो बहुत मॉनिटरिंग करते हुए, बहुत देखते हुए ड्रग देनी पड़ती है। नो एंटागोनिस्ट एग्जिस्ट, यानी कि इस अगर कार्डियोपल्मोनरी कोलैप्स हो जाए गलती से तो उसका कोई एंटागोनिस्ट नहीं है हमारे पास। To minimize waste, inhaled gases are delivered in a recirculation system that contains reabsorbents to remove carbon dioxide and allow rebreathing of the gas। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है कि यही बताया है कि वेस्ट को जो है वो मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, इनहेल गैसेस जो है वो दोबारा सर्कुलेशन में रीसर्कुलेट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाती है और पेशेंट दोबारा रीब्रेथिंग यानी कि दोबारा सांस लेने लगता है। So recently there has been greater attention to anthropogenic emissions of these potent greenhouse gases। Anthropogenic emissions क्या है हमारे पास? सल्फर जो है वो सल्फर को कहते हैं हम, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, पॉल्यूशन में पाया जाता है, उसे कहते हैं हम, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी काउज करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पॉल्यूशन वगैरह, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स वगैरह काउज करता है। ठीक है, इसकी बात यहाँ पर क्यों हो रही है, आगे लिखा हुआ है टिपिकली रिलीज फ्रॉम हॉस्पिटल रूफटॉप्स आफ्टर ईच प्रोसीजर। ठीक है, जब भी हम कोई प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये इमिशंस ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो है वो काउज हो रहा होता है हॉस्पिटल रूफटॉप से। ठीक है, जब भी हम ये वाले प्रोसीजर कर रहे होते हैं। So this is the intro paragraph of the inhalation anesthetics. Now come to the common features of inhalation anesthetics. Modern inhalation anesthetics are non flammable, non explosive agents। Modern जो आ गए हमारे पास नॉन फ्लेमेबल, यानी कि एक्सक्लूसिव नहीं होंगी, वो उस पर जो है वो फ्लेमेबल नहीं होंगी, आग नहीं लगेगी, विच इंक्लूड्स नाइट्रस ऑक्साइड एंड वॉलेटाइल हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो कॉमन इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में हमारे पास क्या आ गई? नाइट्रस ऑक्साइड एंड वॉलेटाइल anesthetics. These agents decrease cerebrovascular resistance, resulting in increased brain perfusion।
ठीक है, ये क्या करते हैं हमारे पास, सेरिब्रोवैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करते हैं। ठीक है, इस तरह क्या होती है हमारे पास, ब्रेन को इंक्रीज ब्लड सप्लाई होती है। इंक्रीज परफ्यूजन मीन्स इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बढ़ रही होती है ब्रेन की तरफ। देखा उस ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंकस की डायलेशन करवाते हैं, बट ऑल्सो डिक्रीज बोथ रेस्पिरेटरी ड्राइव एंड हाइपोक्सिक पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन। रेस्पिरेटरी ड्राइव का मतलब क्या है, हम जो इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे होते हैं उसको भी ये यानी कि उसमें भी हमें मेहनत कम लगती है। डिक्रीज का मतलब क्या होगा, रेस्पिरेटरी ड्राइव का मतलब ये हुआ हमारे पास कि we easily expire and inspire, we easily breathe, okay। and hypoxic pulmonary vasoconstriction का मतलब ये हुआ हमारे पास, ये क्या करती है हमारे पास, क्या कहना चाह रहे हैं ये कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स जो है वो डिक्रीज करती है हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन को। ठीक है, पल्मोनरी यानी लंग्स में जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से, इसको भी ये कम करती है। कौन, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट पेज में आते हैं, उसमें हमारे पास यही लिखा हुआ है कि इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इन पुअरली ऑक्सीजनेटेड रीजन्स ऑफ द लंग्स, रीडायरेक्टिंग ब्लड फ्लो टू बेटर ऑक्सीजनेटेड रीजन्स। वही जो मैंने आपको पीछे बताया था कि लंग्स वगैरह में जहाँ पर ऑक्सीजन की हमारे पास डेफिशिएंसी होती है वहाँ पर ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुँचे, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स हमारे पास ये काम करता है। Movement of these gases from the lungs to various part of body compartments depend upon their solubility in blood and tissues. ओके, एनेस्थेटिक है, जाहिर सी बात है, जैसे ड्रग जाकर जो है वो बॉडी में एक्ट करती है, मेटाबोलाइज वगैरह होती है, इसी तरह जो है वो एनेस्थेटिक्स जो है वो जाकर ब्लड में डिजॉल्व होकर डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स तक जाएंगे, ताकि एनेस्थीसिया बॉडी के जहाँ जहाँ रिक्वायर है हमें वहाँ तक पहुँच सके। द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले अ रोल इन इंडक्शन एंड रिकवरी। जो आगे मैं फैक्टर्स बताने जा रही हूँ वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उन्हें गौर से सुनिएगा। नंबर 1 आता है हमारे पास पोटेंसी। Potency is defined quantitatively as the minimum alveolar concentration MAC, ठीक है, इसकी short form है, which is the end tidal concentration of inhaled anesthetic needed to eliminate movement in 50% of patient exposed to a non noxious stimulus। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है सुनिए। तो इसका मतलब है मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन, यानी एल्वोलाई में एनेस्थेटिक्स का वो एंड टाइडल कंसंट्रेशन। एंड टाइडल कंसंट्रेशन हम किसी कहते हैं कि एनेस्थीसिया का जो है वो मिनिमम इफेक्ट जो हमारे पास होता है, जनरेट हो रहा होता है एनेस्थीसिया का इफेक्ट। ठीक है, एनेस्थेटिक इफेक्ट को हम कहते हैं एंड टाइडल कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक। तो हमारे पास वो मिनिमम कंसंट्रेशन एनेस्थेटिक की जो रिक्वायर हो, जो कि क्या करे, हमारे पास सिडेशन प्रोवाइड करे पेशेंट्स को, उसे हम क्या कहते हैं, MAC, मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। अच्छा, डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड में बता दे रही हूँ। मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन विच इज एंड टाइडल कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, okay, needed to eliminate movement in 50% of patients exposed to a noxious stimulus needed to eliminate movement, यानी हम एनेस्थीसिया से क्या करते हैं, यही करते हैं ना कि पेशेंट कोई मूवमेंट ना करे या फिर उसे किसी चीज़ का पेन ना हो, तो क्या कर, तो ये कौन सी कंसंट्रेशन होती है हमारे पास एनेस्थीसिया की, जो रिक्वायर होती है कि 50% जो है वो पेशेंट का जो है वो मूवमेंट रुक जाए, और 50% क्या हो जाए, पेशेंट में नॉक्शियस स्टिमुलस यानी जो पेन स्टिमुलस उसे आ रहा था वो उसे महसूस ना हो। ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन जो है वो एनेस्थीसिया की, उसे हम क्या कहते हैं, मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन MAC। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में कि मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सिडेशन टू द पेशेंट्स। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, MAC मैक इज द मीडियन इफेक्टिव डोज ED50 ऑफ द एनेस्थेटिक। तो मीडियन इफेक्टिव डोज हम कैसे कहते हैं, इसे डोज ऑफ मेडिकेशन प्रोड्यूस स्पेसिफिक इफेक्ट इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, वो ड्रग जो हम देते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, उसमें से 50% लोगों को वो क्या करेगा, स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं एनेस्थीसिया दे रही हूँ तो क्या वो मूवमेंट रोक रहा है, क्या वो सिडेशन प्रोवाइड कर रहा है, अगर कर रहा है 50% ऑफ द पॉपुलेशन में, अगर मैंने एक पॉपुलेशन को दिया है और 50% में से वो इफेक्ट कर रही है वो ड्रग, तो इसका मतलब क्या है, वो इसका मीडियन इफेक्टिव डोज है, ED50 है। तो मैक को क्या कहा इन्होंने, MAC इज द मीडियन इफेक्टिव डोज ऑफ द एनेस्थेटिक expressed as the percentage of gas in a mixture required to achieve that effect। ठीक है, अब एनेस्थेटिक को हम क्या करते हैं, यानी जो उसकी मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन MAC जो है वो, उसे हम परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक है, गैसेस में, ताकि हम एनेस्थीसिया का इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है,
Numerically, MSE is a small for potent anesthetics such as isoflurane and large for less potent agents such as nitrous oxide. अब इसका मतलब क्या है कि MSE इज स्मॉल फॉर पोटेंट एनास्थेटिक्स सच एज आइसोफ्लोरेन। पोटेंट एनास्थेटिक्स कौन से होते हैं? वो जो अपना इफ़ेक्ट जो है वो जल्दी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पोटेंट कौन से हो गए हमारे पास? जो रैपिडली काम करे, तेज़ी से इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ज़्यादा जल्दी काम करे हमारे पास, ठीक है। तो उसका MSE क्या होगा? कम होगा। जाहिर सी बात है, MSE का मतलब क्या है? मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन, किसी भी एनेस्थेटिक की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमें क्या ज़रूरत होगी? यानी कि अगर कोई ड्रग है हमारे पास, वो बहुत तेज़ी से काम कर रही है, तो हमें क्या होगा कि कंसंट्रेशन भी कम ही रखनी होगी ना एनेस्थेटिक्स की, ताकि जो है जल्दी से वो ड्रग और एनेस्थेटिक मिलके काम कर जाएँ, ठीक है। इसी तरह जो लेस पोटेंट ड्रग होती हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके लिए जो है वो MAC कंसंट्रेशन लार्ज रखनी पड़ती है, क्योंकि वो देर से काम करती हैं। थस द इनवर्स ऑफ MSE इज एन इंडेक्स ऑफ पोटेंसी। इस लाइन का मतलब क्या है कि पोटेंसी इज द इनवर्स ऑफ MAC, यानी मिनिमम एलिवेटर कंसंट्रेशन। जिसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी उसके पर MAC कम होगा, जिसके MAC ज़्यादा होगा उसकी पोटेंसी कम होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। अच्छा, अभी नहीं समझ आया तो आप लोग ये डायग्राम में देख लें, फिगर 13.5। इसमें जो है वो डिफरेंट ड्रग्स दी गई हैं और उसका MAC बताया गया है, ठीक है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड का MAC सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसमें कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा चाहिए होती है इफेक्टिव करने के लिए, और बाकी जो ड्रग्स है कम होते होते डेक्सफ्लोरेन है, सेफोफ्लोरेन है, आइसोफ्लोरेन है, फिर कम होती जा रही है उनकी MAC, ठीक है। दोबारा आते हैं हम इस पैराग्राफ में। नाइट्रस ऑक्साइड अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया बिकॉज एनी एडमिक्सचर विद द सर्वाइबल ऑक्सीजन परसेंटेज कैन नॉट रीच इट्स MAC वैल्यू। तो जैसे कि हमने कहा था कि नाइट्रस ऑक्साइड को MAC ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। कंसनट्रेशन, मिनिमम एलिवेटर कंसनट्रेशन ज़्यादा चाहिए होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो अकेला जो है वो जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के साथ जो है वो हमें और भी एनेस्थेटिक ड्रग्स, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स मिलाकर देनी होती हैं, ताकि वो अपना काम कर सकें पूरी। द मोर लिपिड सॉल्युबल एनेस्थेटिक द लोअर द कंसंट्रेशन नीडेड टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल जितना होगा एनेस्थीसिया जो है वो उतना कम लगेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर द हायर द पोटेंसी। ज़ाहिर सी बात है, लिपिड सॉल्युबल चीज़ें जो है मेम्ब्रेन को ईज़िली क्रॉस करेंगी। तो अगर कोई एनेस्थीसिया है, वो मेम्ब्रेन को ईज़िली क्रॉस कर रहा है, लिपिड सॉल्युबल है और मेम्ब्रेन ईज़िली क्रॉस कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका इफ़ेक्ट भी बहुत जल्दी होगा, और उसकी पोटेंसी भी, यानी कि उसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल। फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज MAC मेक द पेशेंट मोर रेजिस्टेंट इंक्लूड हाइपरथर्मिया, ठीक है, टेम्परेचर का बढ़ जाना, ड्रग्स दैट इंक्रीज CNS कैटेकोलामाइंस, ठीक है, जो कि कैटेकोलामाइंस वगैरह को बढ़ाती हैं वो ड्रग्स, और क्रोनिक इथेनॉल एब्यूज़, यानी कि जो क्रोनिक इथेनॉल जो यूज़ कर रहे हैं शुरू से, इन तीनों चीज़ों की वजह से जो है वो MAC और बढ़ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। फैक्टर दैट डिक्रीज MAC मेक पेशेंट मोर सेंसिटिव, ठीक है। देखो, MAC ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पेशेंट देर से बेहोश हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा हमें उसे प्रोवाइड करनी पड़ी एनेस्थीसिया। MAC कम लग रहा है, MAC क्या है? C मतलब कंसंट्रेशन जो है एनेस्थेटिक्स की, ठीक है। अगर वो कम लग रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पेशेंट जल्दी बेहोश हो जा रहा है, जल्दी जो है वो एनेस्थीसिया की कंडीशन पूरी हो जा रही है, ठीक है। तो अगर कोई फैक्टर इंक्रीज़ कर रहा है हमारे पास डिक्रीज़ कर रहा है MAC को, तो इसका मतलब क्या है? पेशेंट जो है वो जल्दी से हमारा काम हो जा रहा है, एनेस्थीसिया में चला जा रहा है। और द फैक्टर्स व्हिच इंक्रीज़ MAC इंक्लूड हाइपोथर्मिया, कम टेम्परेचर हो, एज, इंक्रीज़ एज होगी हमारे पास, प्रेगनेंसी में, सेप्सिस में, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, कॉन्करेंट IV एनेस्थेटिक्स एंड अल्फा टू एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, क्लोनिडीन और मेडेटोमिडीन, ठीक है। ये हमारे पास ड्रग्स हैं। ये चीज़ें क्या करेंगी हमारे पास? डिक्रीज़ कर देंगी MAC को, यानी कि पेशेंट जल्दी बेहोश होगा हमारे पास। Uptake and distribution of inhalation anesthetics. The principal objective of inhalation anesthesia is a constant and optimal brain partial pressure or inhaled anesthetic pressure equilibrium between alveoli P alveoli and brain PBR, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर को। तो अपटेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में हमें क्या समझाया गया है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास जनरल एनेस्थीसिया का, कि हमें उसे क्या अचीव करना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनेस्थीसिया जो ब्रेन में होगा
उतना ही एल्वोलाई में होना चाहिए, यानी दोनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में यानी दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जितना एनेस्थीसिया, आम लफ्ज़ों में जितना एनेस्थीसिया हमारे पास ब्रेन में जा रहा है उतना एल्वोलाई में होना चाहिए, ठीक है। Measuring the P alveolar, yani pressure, partial pressure of alveoli, is the most practical and feasible way to ascertain the PBR for the inhaled anesthetic concentration. But this necessitates adequate time for the two compartments to reach equilibrium. ठीक है, वही बात हो गई कि जो है वो हम पी पार्शियल प्रेशर हमें एल्वोलाई का अगर पता हो कि इसमें कितनी एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया इसमें प्रेजेंट है, तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रेन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है ताकि जो है वो दोनों कंपार्टमेंट यानी ब्रेन और एल्वोलाई में दोनों में इक्विलिब्रियम पे आ जाए गैसेस, ठीक है। पहले हम इनहेल करते हैं तो गैस कहाँ जाती है एनेस्थीसिया हमारे पास, पहले वो एल्वोलाई में होती है, पहले लंग्स में जाएगी ना, देन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ब्रेन में जाएगी, ठीक है। तो इस तरह इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। The partial pressure of an anesthetic gas that originates by pulmonary entry is the driving force moving the gas from the alveolar space into the blood stream PA। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्लड किससे रिप्रेजेंट हुआ हुआ है हमारे पास, PA। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि जो पार्शियल प्रेशर हमारे पास एल्वोलाई में होगा, जाहिर सी बात है, हम पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि जो गैस हम इनहेल कर रहे हैं वो गैस जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए पूरी बॉडी में हमें क्या चाहिए होगा, ब्लड स्ट्रीम चाहिए होगा। ब्लड में डिजॉल्व होकर वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी में डिवाइड हो जाएंगी एनेस्थीसिया, फिर ट्रांसपोर्ट द ड्रग टू द ब्रेन एंड अदर बॉडी कंपार्टमेंट, ठीक है। ब्रेन तक ब्लड क्या करेगा, एनेस्थीसिया को ब्रेन तक भी लेके जाएगा और दूसरे बॉडी कंपार्टमेंट्स तक भी। बिकॉज गैसेस मूव फ्रॉम वन बॉडी कंपार्टमेंट टू अनदर अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट्स, स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड व्हेन द पार्शियल प्रेशर इन ईच ऑफ दीज कंपार्टमेंट्स इक्विवेलेंट टू द इंस्पायर्ड मिक्सचर, ठीक है। स्टेडी स्टेट क्या होता है हमारे पास, सेम स्टेट, ठीक है। ब्लड जो है वो सारे बॉडी कंपार्टमेंट्स तक जो एनेस्थीसिया जो है पहुंचा देगा, एंड कब तक पहुंचाता रहेगा, जब तक जो है वो पार्शियल प्रेशर यानी कि पूरे बॉडी कंपार्टमेंट जो है वो में जो है वो सेम लेवल ऑफ एनेस्थीसिया ना हो जाए हमारे पास। नोट एट इक्विलिब्रियम पी एल्वोलाई इज इक्वल्स टू पी ए इज इक्वल्स टू पी वी आर, ठीक है। पी एल्वोलाई पार्शियल प्रेशर इन एल्वोलाई, पार्शियल प्रेशर इन ब्लड पी ए से रिप्रेजेंट है, या पार्शियल प्रेशर बी आर ब्रेन से। तो क्या कह रहे हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम में जो है वो ये तीनों कंपार्टमेंट में सेम एनेस्थीसिया होगा, सेम लेवल ऑफ एनेस्थीसिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो इन तीनों जगह पे क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ एनेस्थीसिया प्रेजेंट होगा। द टाइम कोर्स फॉर अटेनिंग दिस स्टेडी स्टेट इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग कोर्स, ठीक है। कितना टाइम लगेगा हमारे पास स्टेडी स्टेट यानी कि इक्विलिब्रियम अचीव करने में, वो हमारे पास डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे। नंबर 1 आता है हमारे पास एल्वेलर वॉश इन। This refers to replacement of normal lung gases with the inspired anesthetic mixture। यानी कि पहले जो हम हमारे लंग्स है उसमें पहले से भी तो हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम जब एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं, इनहेल्ड एनेस्थीसिया जो लंग्स के ज़रिए जाती है, तो उसमें क्या होता है, हम नॉर्मल लंग्स की गैसेस जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैसेस होती हैं हमारे पास, उसको रिप्लेस करके हम एनेस्थेटिक गैस प्रोवाइड करते हैं। एनेस्थेटिक मिक्सचर हमारे लंग्स में जाता है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ द लंग। कितना टाइम लगेगा हमारे पास लंग्स में एनेस्थीसिया जाने में, ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ द लंग। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है हमारे पास, वो वॉल्यूम ऑफ गैस जो लंग्स में रिमेन है एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है। यानी जब हम एक्सपायर करते हैं तो हमारे एक्सपायर करने के बाद जो भी गैसेस हमारे पास लंग्स में मौजूद होती है वो हमारे पास क्या होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ द लंग। तो हम जब एनेस्थीसिया प्रोवाइड करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि कितनी जो है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पहले से लंग्स में गैसेस मौजूद हैं, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितने ज़्यादा गैसेस लंग्स में पहले से मौजूद होंगी उतना ज़्यादा टाइम लेगा एनेस्थीसिया लंग्स में फैलने में। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेंटिलेटरी रेट, ठीक है। वेंटिलेटरी रेट क्या है हमारे पास, नॉर्मल जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं, ठीक है। तो कितना होगा टाइम, हमें उतना ज़्यादा लगेगा अ, अगर वेंटिलेशन रेट जो है वो हमारे पास कम होगा तो, ठीक है। वेंटिलेटरी रेट में क्या होगा हमारे पास, अगर वेंटिलेटरी रेट कम होगा हमारे पास तो हम जो है वो एनेस्थीसिया कम इनहेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा हमारे पास एनेस्थीसिया अपने अंदर यानी पेशेंट के अंदर लंग्स में स्प्रेड होने के लिए, ठीक है। तो इस तरह टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेंटिलेशन रेट के। It is independent of the physical properties of the gas. As the partial pressure builds up in the lungs, anesthetic gas transfer from the lungs begin। ठीक है, अब जो है वो जैसे ही पार्शियल प्रेशर लंग्स में हमारे पास डेवलप हो जाएगा
तो एनेस्थेटिक गैस जो है वो डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट पर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड, एनेस्थेटिक अपटेक, रिमूवल टू पेरिफेरल टिश्यूज अदर देन द ब्रेन। अपटेक टू द एनेस्थेटिक अपटेक मीन्स कि एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया बॉडी में कितना स्प्रेड हो रहा है हमारे पास। अपटेक मतलब जो है वो हमारे पास अदर टिश्यूज जो है एनेस्थीसिया को कितना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। रिमूवल टू पेरिफेरल टिश्यूज अदर देन द ब्रेन, यानी कि पेरिफेरल टिश्यूज में कितना एनेस्थीसिया हमारे पास प्रोवाइड हो रहा है। अपटेक इज द प्रोडक्ट ऑफ गैस solubility इन द ब्लड, कार्डियक आउटपुट एंड ग्रेडियंट बिटवीन एल्वेलर एंड ब्लड एनेस्थेटिक पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले हम देखेंगे solubility in blood. So the solubility in blood we will discuss in the next video and part 3 of anesthetic pharmacology. So the question of the day is, which of the following increases minimum alveolar concentration? We have discussed the factors that increase or decrease the minimum alveolar concentration MAC. तो उसमें हमें बताना है कि कौन सा फैक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा। नंबर ए, क्रोनिक इथेनॉल एब्यूज, बी एज, सी हाइपोथर्मिया, डी प्रेगनेंसी। Give your answer in the comment box. I will answer if it is right or not.